हमारी लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में बहुत सारा पैसा है, ऑलरेडी सेटल्ड हैं। उनको हम डायरेक्ट सेलिंग कैसे अप्रोच करें, ये इंटरव्यू अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो इसका समाधान आपको मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सफलतापूर्वक 5 सालों को पूरा किया है, इसलिए हम अपनी 5वीं वर्षगांठ फ्रेंड्स मीट 2024 के रूप में मनाने जा रहे हैं। नई दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम 10 फरवरी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का फुल एजुकेशनल प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग के सारे दिग्गज आपको एक छत के नीचे उस दिन मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए और एक बड़े विज़न के साथ में फिर काम कीजिए, आगे बढ़िए। आज हमारे मेहमान उड़ीसा से आए हैं, आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। डॉक्टर हेमंता पाइकराय जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर हेमंता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्ते। सभी लोगों को नमस्ते बोलना चाहूँगा और आपका प्यार सर। ये मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं यहाँ आऊँ, इस मंच में बैठूँ। आज तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ, मेरा सपना पूरा हो चुका है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और सर आपका भी सर। थैंक यू सो मच हेमंता जी। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मैं, जो लोगों ने लिखे हैं। मिस 8665 ने लिखा है, आई एम एक्साइटेड स्पेशली एवरी डे आई लिसन some new things. You are one and only person like a sun who separate light every morning. Thank you, thank you. धाना जय पात्रा ने लिखा है, You are a diamond of education. You are always happy and enjoyable. Thank you. आदित्य नारायण जैना ने लिखा है, Proud of you sir. आप तो टाइगर हो। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ, रेम B6094 ने लिखा है, आई एम एक्साइटेड टू लिसन योर इंटरव्यू। थैंक यू सर। तो बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है हेमंता जी। शुरुआत करते हैं, आपका जन्म, एजुकेशन, फिर क्या क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग में कब आए, कैसे आगमन हुआ? ओके, मेरा नाम डॉक्टर हेमंता पाइकराय है। मैं उड़ीसा बालेश्वर से एक छोटे से गांव से मेरा जन्म हुआ है और बचपन के टाइम में मैंने काफ़ी संघर्ष देखा घर में। पिताजी एक फार्मर थे, लोगों के खेती में काम करते थे और मैं भी लोगों के खेती में जाता था, काम करता था। जैसे कि आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो वही चीज़ मेरे पिताजी हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि हमारे ये संघर्षमय जीवन को अगर हमें अच्छा करना है तो पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। मैंने वही किया, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और ऐसे करते करते मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फिजिक्स में, वो भी उड़ीसा के एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, अच्छे मार्क्स से टॉप में आया था। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया MSc कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। उसमें भी मैंने बहुत अच्छा किया, टॉप किया। फिर मैंने MTech किया कंप्यूटर साइंस में, वो भी मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब एजुकेशन बहुत अच्छा गया। उसके बाद मैंने मेरा जीवन का पहला नौकरी जो है वो मैंने 4000 सैलरी में शुरू किया था, आज ए लेक्चरशिप। उससे पहले मैंने ट्यूशन पढ़ा के मेरा पढ़ाया, जो भी मैं पढ़ता था वो गुजारा करता था। बाकी ये 4000 के शुरुआत में लेक्चरशिप में मैंने काफ़ी ऊपर तक गया, जैसे कि 7 बार मेरे को लेक्चरशिप बेस्ट लेक्चरर अवार्ड मिला। अच्छा, वाह। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मैंने उस करियर के टाइम में मैंने पढ़ाया हूँ और उसमें बहुत अच्छा मेरा लाइफ जा रहा था। इसमें एक चीज़ मैंने देखा कि जितने भी सारे स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, बड़े बड़े कंपनी में है और मेरे लाइफ बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन मेरे को पढ़ने में बहुत इच्छा था और उस टाइम फिर मेरे पढ़ाई शुरू किया, कंटिन्यू किया। जैसे कि मैंने फिर PhD शुरू किया मैंने। अच्छा। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स में मैंने PhD शुरू किया, वो अच्छे खासे यूनिवर्सिटी से, और वो भी PhD भी मैंने कंप्लीट किया। और पढ़ाई में ज़्यादा स्ट्रेस लेता था और उस दौरान लेक्चरशिप भी कर रहा था, उसके साथ पैसा का ज़्यादा ज़रूरत था तो मैंने कोचिंग भी शुरू किया, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, अच्छे खासे सेटल लाइफ चल रहा था। लेकिन उस टाइम मेरे जीवन में एक संघर्ष आना चालू हो गया। मेरे को एक बीमारी शुरू हुआ जिसको आप मानते हैं फिट्स या एपिलेप्सी का। अच्छा। तो उसके लिए मैं बहुत परेशान झेला, बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल गया और उसका शायद मेरे को इलाज नहीं मिला। लेकिन किसी एक दोस्त के थ्रू मेरे को एक प्रोडक्ट के बारे में पता चला और मैं उस प्रोडक्ट यूज़ करके
मैंने पूरी तरह से मेरे फिट्स को ठीक किया। फिर मैंने रिसर्च किया कि प्रोडक्ट मिलता कहाँ से है। जब मैंने रिसर्च किया सर, मुझे ये पता चला कि ये प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का है। और मैंने उस प्रोडक्ट के बारे से तो मेरे को अच्छा पता चला, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जान के मुझे और एक्साइटेड हुआ। जीवन में कुछ कमी महसूस हो रहा था, जो मैं लाइफ में जो सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। मतलब लग रहा था कि यहाँ और भी कुछ हो सकता है। ऐसे तो 5 मतलब जितने सारे स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ वो सारे स्टूडेंट सेटल थे, और मेरे को लगा कि यहाँ और भी बेटर और बेहतरीन किया जा सकता है मेरे जीवन को। फिर 2018 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आया। और 18 में डायरेक्ट सेलिंग के आने के बाद मैंने यहाँ 5 साल में 5,000 से ज़्यादा लोगों का ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल फ्रीडम देखा। और मेरा ये एक सपना है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से दिया जा सकता है। और इसी कारण सर मेरे को मतलब थोड़ा ज़्यादा लगा कि ये इंडस्ट्री बहुत कुछ लोगों को सफल बना सकता है। जैसे कि आप जानते हैं 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया, बट आज के डेट में सर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है हर लोगों के लिए। बट यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां हर एक व्यक्ति को हम फाइनेंशियली फ्रीडम करा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकते हैं। तो यही एक कारण है मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, बहुत इंस्पायरिंग है हेमंत। और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप उड़ीसा से हैं, मदर टंग आपका उड़िया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी बहुत अच्छे से आप बोल पा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप टीचर थे, 1 लाख स्टूडेंटों को पढ़ाया आपने, फिर डायरेक्ट सेलिंग में आए। तो वहाँ तो बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड था। डायरेक्ट सेलिंग में तो वैसा मिला नहीं होगा, लोगों ने कहा होगा मास्टर जी क्या करने लग गए हैं। पहले सर तो काफ़ी संघर्ष था। पहले तो फैमिली में पहले ऑब्जेक्शन आया, फिर लोगों ने बोलने लगे। लेकिन मेरे मन में एक ही चीज़ था कि सर हर एक इंसान का ना अलग अलग बर्निंग प्रॉब्लम होता है। जब हम किसी को डायरेक्ट सेलिंग में लाते हैं ना, हम हमेशा सोचते हैं कि उनका बर्निंग डिजायर ढूंढो, लेकिन मेरे हिसाब से ना सर बर्निंग डिजायर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बर्निंग प्रॉब्लम। जब हम किसी एक इंसान का बर्निंग प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे, मैं सेटल था वो ठीक है, मुझे वहाँ सम्मान मिल रहा था वो भी ठीक है, लेकिन मेरा एक बर्निंग प्रॉब्लम था हेल्थ का। जब ये बर्निंग प्रॉब्लम मेरा वहाँ सॉल्व हुआ तो मैं यहाँ ऑटोमेटिकली चले आया, खींच आया। तो किसी के भी बर्निंग प्रॉब्लम को अगर हम टच करेंगे ना सर, वो ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो इसलिए हम लोग जब किसी व्यक्ति का स्टार्टअप करवाते हैं तो अक्सर ऐसा एजुकेट किया जाता है कि आप उस व्यक्ति का वाई निकालिए कि उसको ये बिज़नेस क्यों करना है, उसको क्या ज़रूरत है, और वाई से भी 3-4 और वाई निकालिए कि उसको ये क्यों करना है और वो जो चीज़ चाहता है उसको वही क्यों चाहिए। तो एक रियल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मालूम चलती है और वो उसको कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है। दैट्स ग्रेट हेमंता। कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ व्यूअर्स के मैं। ओके सर। ये एक प्रश्न है मनीष आहूजा का। बहुत सारे सिंधी मारवाड़ी जिनका बिजनेस सालों से सेटल्ड है, उनको इस बिजनेस में कैसे लाया जाए, किस तरीके से उनको प्रमोट किया जाए जिससे वो प्रभावित हों? मनीष जी, अच्छा सवाल पूछे हैं आपने, और मैंने मेरे करियर में भी मैं भी वही आपको अभी बताया। जैसे कि सर कोई भी सेटल्ड है ना लाइफ में, डायरेक्ट सेलिंग ऐसे एक इंडस्ट्री है ना, ये कंप्लीट पैकेज है। मतलब यहाँ हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें। हम हमेशा सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक पैसिव इनकम के लिए होते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ पैसिव इनकम एक जरिया है यहाँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे पैकेज हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पैसा के लिए पहले नहीं आया था, मेरा कोई एक बर्निंग प्रॉब्लम था, हेल्थ था। वैसे हर लोगों का अलग अलग सपना होता है और हर लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। जब हम उसको एक्यूरेट प्रॉब्लम तक उनको हम बता पाए कि उनका प्रॉब्लम फाइंड आउट कर पाए और उसी के ऊपर बात करें, तो डेफिनेटली कोई भी सेटल्ड इंसान इस बिजनेस में आएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लीजिए किसी के पास बहुत सारे पैसा है, लेकिन वो कभी स्टेज में उनको अवार्ड नहीं मिला है। तो जब हम बता पाएंगे कि यहाँ ऐसे भी सिस्टम है, आपको सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, तो पैसा वाले लोगों को सिर्फ पैसा जरूरत नहीं है, मान सम्मान का जरूरत है। दूसरी चीज़ सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ सर, 2 स्किल सीखने में मिलता है जी। एक होता है सर, हम जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन एक होता है सर पीपल स्किल। यहाँ ना लोगों के साथ बात कैसे करना है, मिलना कैसे, ये स्किल भी मिलता है। तो किसका ये भी ज़रूरत हो सकता है। और एक होता है सर, आज के डेट में मनी पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर पीपल स्ट्रेंथ। तो यहाँ आपको एक लोगों के बीच में रहने का मौका मिलता है। और एक यहाँ एक चीज़ मिलता है जो है सर लीडरशिप सीखने का मौका मिलता है। तो कुछ लोग लीडरशिप के लिए आते हैं, तो सबके लिए सर
पैसा ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसी जैसा सोच के किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं कि उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो सेटल्ड है, तो उस बिजनेस में उनके लिए क्या है मैं कैसे बताऊं। सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। तो मैं मानता हूँ ना सर, डायरेक्ट सेलिंग एक कंप्लीट पैकेज है मनीष जी। तो पहले उसको थोड़ा सुने, उसको देखें कि उसकी ज़िंदगी में किस चीज़ का अभाव है और उस अभाव की पूर्ति यहाँ से हो सकती है। जब वो उसको हम दिखाएंगे तो फिर वो हमारे साथ में 100% सर। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छे से आपने रिप्लाई किया हेमंता जी। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ और इसका बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं आप, बहुत उपयुक्त हैं इसके लिए। ये प्रश्न है नीरज वासुदेव का। सर, टीम में लोग हैं पर ग्रोथ नहीं है, स्पीड ग्रोथ कैसे करें? और आप अपनी कंपनी के टॉप लेवल पे हैं, बहुत स्पीड से आपने काम किया है, तो कैसे स्पीड के साथ कैसे बिजनेस को ग्रो करें? ओके नीरज जी, पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले टीम में अगर हमारे पास लोग हैं, ग्रोथ लाना है ना, तो हमें पहले ना छोटे छोटे पॉकेट टीम बनाना है और उस टीम को पकड़ के ना हमें एक टीम स्पिरिट में लाना है और लोगों को काम सिखाना है, ताकि जब हम छोटे छोटे टीम बना के ग्रुप मीटिंग करेंगे तो टीम में ग्रोथ आएगा। और ग्रोथ लाने के लिए हमें हमारे तरफ से हर एक हमारे टीम मेंबर को उनके छोटे छोटे टारगेट सेट करके, टारगेट के ऊपर अगर हम उनको अवार्ड रिवॉर्ड देंगे और उसी के ऊपर हम काम करेंगे, डेफिनेटली टीम में ग्रोथ आएगा। और उसके लिए हमें लगातार ना ट्रेनिंग, मीटिंग और लोगों को सिस्टम में बिठाने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। जब लोग सिस्टम में बैठेंगे ना तो ऑटोमेटिकली टीम में ग्रोथ सर आना चालू हो जाएगा। मतलब सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर दें लोगों को, वो कनेक्ट रहेंगे तो फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे। ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ये यूज़र XK96, एक बड़ा लंबा सा नाम है, उन्होंने पूछा है, एक लेवल में आने के बाद सीनियर का समय नहीं मिलता और ग्रोथ रुक जाता है, तब मन में नकारात्मक विचार आए तो क्या करना चाहिए? अच्छा सवाल है। एक्चुअली सीनियर का हाथ कभी छूटता नहीं है, हमें लगता है हम हाथ छोड़ देते हैं। पहले तो हमें मानना चाहिए कि यहाँ हर एक व्यक्ति सीनियर है। आज मैंने एसोसिएट हो गया, मेरे को कोई इस बिजनेस में लाया, कल आपने किसी को लाया तो आप भी उनके लिए सीनियर बन गए। तो पहले आप अगर दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते हैं तो आपका हाथ कभी भी आपके सीनियर नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ हमें लगता है कि सीनियर हमारे लिए हर दिन फील्ड में आएगा, हमारे लिए प्लान दिखाएंगे, हमारे लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन ये यहाँ अलग कुछ है। एक्चुअली सीनियर का काम है हमें इंडिपेंडेंट बनाना। तो सीनियर अगर हमारे साथ कुछ दिन तक है तो हमें इंडिपेंडेंट बन जाना चाहिए। और बाकी बीच बीच में आप सीनियर से आधा एक घंटा एक दिन में बात करें तो आपको सीनियर सब कुछ सिखा देंगे। लेकिन अगर आप सीनियर को एक्सपेक्ट करते हैं वो हमेशा हर दिन 24/7 आप ही के लिए ही प्लान दिखाए, आप ही के लिए ही फॉलोअप करे, तो आपको तभी महसूस होगा कि मेरे सीनियर कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ छोड़ दिए और आपका नकारात्मक आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से आप ना एक ही काम है, आप किसी भी व्यक्ति का आप अगर सीनियर है तो आपको एक काम करना है, उनके लिए 5 प्लान जाके फील्ड में दिखाना है, फिर उनको बोलो आप खुद मेरे सामने 5 प्लान दिखाए। तब अगर आपका हाथ भी छूट जाए, अगर आप उसको कम टाइम भी देना, वो कभी आपको नहीं बोलेगा कि आप बोल रहे हैं कि सीनियर का हाथ छूट गया। सिर्फ आप बीच बीच में फॉलोअप करते रहें और कम्युनिकेशन और फाइन ट्यूनिंग बना के रखिए। सीनियर के साथ आप जब फाइन ट्यूनिंग बना के रखेंगे ना तो आपका कभी भी आपका सीनियर ना मैं बोलूँगा कि हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं भी हेमंता इसमें कुछ अपना एक एक्सपीरियंस ऐड करना चाहता हूँ। नकारात्मक तो सोचना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, उसमें पहला पहलू हमारा यही होना चाहिए कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है, उसका सकारात्मक पहलू है वो कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की 2001 में, तो मेरे जो स्पॉन्सर थे वो बहुत अच्छे स्पीकर थे और बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान दिखाते थे। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता था, तो मेरा एक ही काम रहता था कि मैं अपने जानकार लोगों को उनके पास में बैठाता, वो प्लान दिखाते और अक्सर लोग ज्वाइन हो जाते थे। तो कुछ समय के बाद क्या रहा कि मेरे जो प्लान थे वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए। और जब अपलाइन जाता है और एक प्रभावशाली अपलाइन जाता है तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो मेरे लिए भी दिक्कत बढ़ी। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार इनके छोड़ के जाने से अच्छा क्या हो सकता है, सकारात्मक पहलू क्या है इसमें। तो जब इस एंगल से मैंने चीज़ों को देखा तो मैंने ये पाया यार इनके जाने से एक फ़ायदा मुझे ज़रूर मिलेगा। ये हमारे शहर के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, सबसे सीनियर थे ज़िले के।
अब ये नहीं रहेंगे तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मैं सीनियर माना जाऊंगा और लोग कहेंगे कि यार ये सबसे सीनियर ये है। ग्रेट तो मैंने कहा ये प्रमोशन मिल जाएगी। तो उस दृष्टि से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और जिम्मेवारी के साथ में काम किया। उसके कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारा हरियाणा स्टेट का जो सबसे बड़ा लीडर था वो किसी दूसरी कंपनी में चला गया। ओके। तो फिर और थोड़ी परेशानी हुई, फिर लगा यार इसमें पॉजिटिविटी क्या है, तो लगा कि यार इनके जाने से भी मतलब स्टेट लेवल की सीनियरिटी मिल जाएगी। तो वो उस विचार ने जोश भर दिया। फिर लगा कि यार अभी और बड़ी जिम्मेवारी लेते हैं। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसके कुछ टाइम के बाद में जो हमारे इंडिया लेवल के सबसे सीनियर थे वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए। तो फिर मुझे लगा कि ऊपर वाला नेशनल लेवल की कुछ जिम्मेवारी दे रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो मैं इनसे ये बोलना चाहता हूँ, ये सज्जन जिन्होंने प्रश्न पूछा है, कि अगर आपके अपलाइन साथ नहीं दे रहे हैं या टाइम नहीं दे रहे हैं या दूसरी कंपनी में छोड़ के चले गए हैं तो नकारात्मक विचार मत लेकर आइए, सकारात्मक लेकर आइए, पॉजिटिव सोचिए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके अपलाइन होते नहीं या जिनको अपलाइन कम मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होके निकलते हैं। जैसे एक पेड़ के नीचे अगर दूसरे पेड़ होते हैं तो पनप नहीं पाते, और एक पेड़ अगर खुले में पनपता है तो बहुत मजबूत हो जाता है। आप सहमत हैं इस बात से? राइट सर, 100% सहमत है। और मैंने भी पहले दिन से वही है कि मैंने खुद से काम चालू किया और आज मुझे ये सफलता मिला। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर। ये प्रश्न है दीपक कुमार ऑफिशियल का। सर, टीम में इंडिपेंडेंट लीडर जल्दी कैसे तैयार करें? दीपक जी, अच्छे सवाल है। पहले खुद इंडिपेंडेंट बन जाइए, टीम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एक तो इंडिपेंडेंट लीडर बनाने के लिए वही सेम मैंने चीज़ बताऊंगा आपको। पहले ना आपको टीम में ना एक एक व्यक्ति के साथ मिल के फील्ड में काम करना पड़ेगा। और जब आप फील्ड में काम करेंगे उनको 4-5 प्लान दिखाएंगे और उनको दिखाने के लिए आगे बढ़ाएंगे। जब हम उनको प्लान दिखाने के लिए आगे बढ़ाएंगे, पहले कुछ दिन गलत होगा। और जब आप कोई मीटिंग करते हैं, आप 1 घंटा मीटिंग ले रहे हैं तो आपके टीम में 20 मिनट उनको दे दीजिए। पहले दिन उनका हाथ पैर कांपेगा, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि नहीं, हम क्या करते हैं ना, खुद कर लेते हैं कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हमारा प्रोस्पेक्ट छोड़ के चला जाएगा, क्लोजिंग नहीं होगा। हमें उनको चांस देना चाहिए ताकि जब वो गलत करेगा ना तो गलती से वो सीखेगा और ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। दैट्स ग्रेट। और एक टर्म भी है हेमंता जी, हमारे यहाँ पे IBO बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो वो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा हम हर किसी का कि भाई हमारा नाम है IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं हम लोग। और प्रयास, देखिए गलतियाँ अक्सर वही होती हैं कि हम सारे प्लान हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमें लगता है यार मैं प्लान दिखाऊंगा तो ज्वाइनिंग आ जाएगी, मेरा अगर डाउनलाइन दिखाएगा तो शायद थोड़ा रिस्क होगा। तो उस डर की वजह से हम उनको पनपने नहीं देते हैं। तो हम उनको मौके दें तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे डेफिनेटली। हेमंत जी, आपके पास में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आप बहुत सही तरीके से बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आगे बढ़िए। आप जैसे एजुकेटेड लोगों की इस इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है। आप स्पेशली बालेश्वर उड़ीसा से हमारे बीच में आए, अपना अनुभव शेयर किया। हम लोग मिलते रहेंगे। सभी व्यूवर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मैं इस इंटरव्यू को एंड करूं उससे पहले फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तक भी अगर आपने फ्रेंड्स मीट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस समय उस दिन आपको बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को सुनने का मौका मिलेगा, फिज़िकली आप उनसे मिल सकते हैं, सीख सकते हैं। फ्रेंड्स मीट 2024 10 फरवरी तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में मुलाकात होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे आपके सामने कौन उपस्थित होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।